पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग दावे किए थे और जोर शोर से प्रचार हुआ, जिसमें बीजेपी थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस थी और दो और पार्टियां थी। हालांकि उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, सीपीएम और कांग्रेस। मुख्य लड़ाई अगर हम कहें 98%, 99% जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी और बहुत ही यहाँ पर दिलचस्प जो चुनावी जंग है वह देखने को मिली 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। अब जरा नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर यह राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में गई। सबसे पहला, सोनार बंगला की विरासत। सोनार बंगला की विरासत का उत्तराधिकारी कौन है? बीजेपी ने जनता के सामने ये पेश किया कि जो बंगाल की अस्मिता है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उसको प्रिजर्व करने का, उसको संरक्षित करने का काम नहीं किया गया है। तो उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर पश्चिम बंगाल से जुड़े महापुरुषों की तस्वीर लगाकर, स्मारक लगाकर अपने आप को बताया कि वह उत्तराधिकारी हैं सोनार बंगला की विरासत के और आगे भी आने वाले दिनों में इस तरीके की वह जो विरासत को बढ़ाने की, संरक्षित करने की चीजें हैं वह आगे करते जाएंगे। दूसरी जो बात है, विकास, सिंडिकेट राज, यह आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और कहा गया कि दीदी के गुंडे वोट नहीं डालने देते और किस तरीके से लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, अमन और चैन नहीं है। जवाब में ममता दीदी के जो प्रचार के लोग थे उनका यही कहना था कि एक बंगला अस्मिता से जुड़ी व्यवस्था को जन्म दिया है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने, और वह चल रही है जो लगातार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। तीसरा जो मुद्दा था, भ्रष्टाचार और एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन की जो तस्वीर है, इन दोनों धड़ों ने पेश किया। ममता सरकार के नुमाइंदों का ये कहना था कि हम एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन हमने दिया और हमने जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचाई, लेकिन बीजेपी का आरोप था कि एक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके नुमाइंदे हैं। और चौथा जो चीज था वह कानून व्यवस्था की परिस्थिति, आरजी कर हो या फिर संदेश खाली जैसा केस हो, इसको बीजेपी ने उठाया। तो इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि बेशक ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन राज्य सरकार की हरकत से ऐसी जो घटनाओं पर काबू पाया जा सका। और जो पांचवी जो अहम चीज है कि आखिरकार बंगला जो के लोगों से जुड़ने के लिए कौन सी पार्टी उपयुक्त है, तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी ही एक फ्रंट रनर, फ्रंट फेस थी और हर जगह उनकी तस्वीर दिखाई गई। माँ माटी मानुष की सरकार है और आप लोग हमसे जुड़े, यह ममता का कहना था। लेकिन इससे उलट बीजेपी का कहना था माँ माटी मानुष को ममता ने यहाँ पर अपमानित किया है और बंगाल के लिए काम नहीं किया। तो मूलतः यह 5 मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द होकर यह पूरा चुनाव लड़ा गया। अब नजर डालते हैं कि किन परिस्थितियों के भीतर यह पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। पिछली बार करीब 1,20,000 के आसपास केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ के लोग तैनात थे, लेकिन इस बार वो तादाद थी 2,47,000 और अलग अलग बूथ पर, अलग अलग जगह जहां पर वोटिंग हो रही थी, ऐसे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। और जो पहले चरण की वोटिंग थी उसमें हिंसा की एक भी घटना नहीं सामने आई। ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस पर भी यहाँ पर जब रिजल्ट आएंगे तो सबकी नजर यहाँ पर रहेगी कि इस फैक्टर ने जो अपना रोल है वो कितना महत्वपूर्ण तरीके से अदा किया। अब इसके बाद जो हिंसा की घटनाएं हुई, आखिरकार उसके बाद उनका हुआ क्या? तो उन हिंसा की घटनाओं को एकदम गंभीरता से लिया गया। 2 से 3 ऐसे मामले हैं जो एनआईए तक की तफ्तीश उनको उन मामलों की देनी पड़ी, चाहे यह 25 अप्रैल को कोलकाता में क्रूड बम जो मिले थे उसमें हो, या फिर मालदा मुर्शिदाबाद के पास एक न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाने का मामला हो, या फिर अन्य मामले हो। ऐसे कई मामले आए जिसमें इन मामलों की जांच स्थानीय पुलिस के बाद जो इलेक्शन कमीशन के आदेश पर गृह मंत्रालय ने संस्तुति दी, एनआईए जांच की और एनआईए ने अपनी तफ्तीश शुरू की। मतलब कि
जो भी चुनाव के दौरान ऐसी घटना होती तो उच्चतम स्तर पर एक केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर जांच कर रही थी। और एक जो अन्य चीज़ है जिस पर जो सबकी नज़र जाएगी वह है चुनाव आयोग की सतर्कता, चुनाव आयोग का आदेश देना। यहाँ पर जो सत्ता पक्ष केंद्र में है यानी कि बीजेपी, उनका ये कहना था कि राज्य में हो रही परिस्थिति के कारण ईसी को दखल देना पड़ा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि केंद्र के इशारे पर जो इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। अब ये फैक्टर कैसे जनता के बीच में गया ये देखना होगा। एक और चीज जो है बेहद महत्वपूर्ण गई कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में रही है पहले चरण में, और जो चुनावी जानकार हैं दूसरे चरण में भी इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं। आखिरकार ये हवा, आखिरकार ये बढ़ा हुआ परसेंटेज किसके पाले में गया, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और पिछली बार 80% से ज्यादा थे, लेकिन इस बार करीब करीब 93% जो वोट हैं वो पड़े हैं। आखिरकार बढ़े हुए वोट कहाँ जाते हैं? बीजेपी दावा कर रही है कि उसके खाते में गए हैं, तो ममता की पार्टी दावा कर रही है, ममता दीदी की पार्टी दावा कर रही है कि जो ये वोट हैं ये उनके खाते में गए हैं। बढ़ा हुआ वोट इस बार बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करेगा। और अब इसके अलावा युवा हो, महिला हो, इन सभी पार्टियों, इन सभी वर्गों को, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इन्होंने अपने अपने स्तर से रिझाने की कोशिश की। जो केंद्र सरकार की दलील थी, उनका ये कहना था कि केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, जितने बेनिफिट हैं, वह पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेंगे। लेकिन ममता दीदी का ये कहना था कि जो उनकी सरकार पहले से ही जन जन को जो योजनाएं छूने को दे रही है उसका फायदा वाकई में लोगों को मिल रहा है। तो ये एक अहम चीज थी। अब जरा हम नजर डालें प्रचार करने का तरीका, तो बीजेपी की ओर से हर बड़ा नेता इस पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार अभियान में था और 1.5-2 साल पहले से इस पूरे जो इलेक्शन कैंपेन का ताना बाना बुन लिया गया था और उनकी तैयारी की थी। हर बड़े मंत्री ने यहाँ पर कैंप किया, अलग अलग जगह से आरएसएस के लोग, मंत्री, विधायक सब आए। हालांकि पिछले चुनाव में भी आए थे, लेकिन इस बार इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो वहीं उससे उलट अगर हम टीएमसी का कैंपेन देखें तो टीएमसी का कैंपेन भी इस बार की तरह पदयात्रा, डोर टू डोर कैंपेन, दीदी की रैली और दीदी के जो मुख्य सलाहकार है उनका चुनावी जो जनता है उनका जो जनता के बीच में जाना, उनका बीच में बोलना, तो ये बहुत अहम चीज़ है। दोनों धड़ों में, चाहे बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, उन्होंने अपने अपने ढंग से यहाँ पर जनता के दिल को, जनता के आवाज़ को छूने की यहाँ पर कोशिश की है। दोनों, अगर हम कहें कि दोनों धड़ों, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है इस चुनाव में, तो ये गलत नहीं होगा। और हर मुद्दे ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़े, वो इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने छूने की कोशिश की है। अब सबकी नजर ये रहेगी कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे, आखिरकार जनता क्या बोलती है, कैसे इन दोनों धड़ों की बातों को जनता ने स्वीकारा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, दावे मजबूत हैं और अपने अपने जो कैंपेन का तरीका है वह बेहद पुख्ता तरीके से जनता के सामने पेश किया।